यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक्टिव पैसिव हमारा टॉपिक चल रहा था और लास्ट आज हम एक्टिव पैसिव को फिनिश करें। काफ़ी लंबे पार्ट्स में चल गया, लगभग 11 पार्ट आज चलने वाला है इसका। लेकिन आई थिंक डे बाय डे आपका इम्प्रूवमेंट ही हुआ होगा। आपने उसमें अब एक्टिव पैसिव का कोई भी सेंटेंस अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट हम जो पढ़ रहे थे, हमने उससे पढ़ा था लेट, कि अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा हो हम उसको फिर से दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख रही हूँ कि लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, ठीक है ना। तो जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस बनता है लेट से। लेट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक एग्जाम्पल हमने देखा था, पोस्ट दिस लेटर। मैंने इस एग्जाम्पल को अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि ये जो है वो वर्ब है, ये है वो ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं लेट से। स्ट्रक्चर हमारे सामने है। लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, दिस लेटर, बाद में क्या लगेगा, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्ट का हो जाएगा पोस्टेड। तो काफी इजी सेंटेंसेस हैं ये। इसी के हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल हम और देखते हैं। टेल हिम टू वेट। ठीक है, अब हम इसको फिर से बनाते हैं। टेल हमारा वर्ब है, स्टार्ट करते हैं लेट से। लेट, हिम का हिम ही रहेगा क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट में लिखना है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने एज इट इज हिम को ले लिया, हिम को ज्यादा टच नहीं किया है। तो लेट हिम बी, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। Let him be told to wait. क्लियर? बहुत इजी से है। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। Give me a book. अब यहां पर आप देख रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट है ये, राइट। ये गिव तो हो गया हमारा वर्ब, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को आगे लाके बनाने की ट्राई करते हैं। आपको जो सफिशिएंट लगे, आपको जो सूटेबल लगे, आप उस प्रोसेस से ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहां पर मैं इसके दोनों तरीके आपको डिफाइन कर रही हूं। लेट मी be given a book, राइट। अब इसका सेकंड, इसी का हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि इसमें हम सेकंड ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। लेट अ बुक बी given to me। तो यहां पर मैंने दोनों तरीके इसके क्लियर कर दिए हैं। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। अब हम फिर से आते हैं एक और टाइप पे। इसमें एक और टाइप से वर्ब दे रखी होती है, उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा।
अब ये स्टार्ट होते हैं डू नॉट से, डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और पीछे इनके दिया होता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेट प्लस नॉट। चलिए स्ट्रक्चर को हम नहीं देखते हैं, डायरेक्ट हम करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज आप समझते हैं वो इसके अकॉर्डिंग नहीं भी समझ पाते हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल हमारा है डू नॉट अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना। डू नॉट अब्यूज राम। अब हम डू नॉट दे रखा है तो डू को हटाकर ये जो डू है ये रिप्लेस हो जाएगा लेट में। डू किस में रिप्लेस होगा, लेट में। लेट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, राम। लेट राम। अब हमारा नॉट आ जाएगा यहां पर, लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो ये हो जाएगा अब्यूज्ड। तो लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। डू नॉट किल द बर्ड। ठीक है, क्या बनेगा, डू किस में रिप्लेस होगा, लेट में। लेट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बर्ड। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। ये हमारे लेट वाले सेंटेंसेस यहां पर खत्म हो रहे हैं। अब इसमें एक चीज और बचती है, एक तरह के और हैं जिसमें एडवाइस, एक तरह के और सेंटेंसेस बचते हैं जिसमें हमें दी जाती है एडवाइस, यानी कि सलाह या फिर रिक्वेस्ट, यानी कि प्रार्थना। कुछ सेंटेंसेस इस तरह के भी होते हैं, तो इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई जो रिक्वेस्ट से स्टार्ट होने वाले होंगे उनके आगे क्या लगा होगा, ये जो रिक्वेस्ट से स्टार्ट होने वाले हैं इनके आगे क्या लगा होगा, प्लीज, काइंडली। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे वो रिक्वेस्ट वाले होंगे, और जो एडवाइस वाले होंगे वो आपको सलाह वैसे ही दिख जाएगी, सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो जब इस टाइप से कोई सेंटेंस आता है तो हम आगे लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, या फिर अगर एडवाइस है तो हम लगाते हैं यू आर एडवाइज्ड टू। अब हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कुछ। प्लीज टेक द मेडिसिन्स। क्या लिख रखा है,
प्लीज टेक द मेडिसिन्स, प्लीज टेक द मेडिसिन। अब यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, दोनों ही हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट मान लेते हैं और लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन्स। यस, अब यहाँ पर ये जो प्लीज वर्ड था ये हट गया, इसको हटा के हमने इसके आगे ये सारा लिख दिया और रेस्ट ऑफ हमारा पीछे ऑब्जेक्ट जो था वो ऐड हो गया। एक एग्जांपल इसमें हम और देख लेते हैं, प्लीज हेल्प द पुअर। अब ये तो रिक्वेस्ट नहीं हो सकती, ये एक सलाह ही हो सकती है। हम किसी को एडवाइस देते हैं कि भाई पुअर की हमें हेल्प करनी चाहिए, तो इसमें हम एडवाइस यूज कर लेते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। क्लियर? यहीं पर हमारे ये एक्टिव पैसिव जो है वो द एंड होते हैं। इसमें हमने कितना कुछ पढ़ा, हमने सबसे पहले एक्टिव पैसिव का बेसिक रूल पढ़ा, उसके बाद हमने टेंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं सब्जेक्ट, वो पूरा चार्ट हमने लिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से पढ़ा। उसके बाद हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़े, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने लेट से किस तरह से सेंटेंस बनते हैं पैसिव के वो पढ़ा, और उसमें सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था प्लीज और एडवाइस वाला। तो ये सारा ही हमने इतने सारे डिफरेंट टॉपिक्स हमने 11 वीडियोस के थ्रू एक्टिव पैसिव के पढ़े हैं। तो होप सो ये टॉपिक आपको फुली क्लियर हो गया होगा माइंड में। इसकी जो भी आपके पास बुक अवेलेबल हो, किसी भी ग्रामर की बुक से कुछ सेंटेंसेस लेना है और उसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वीडियो ना होकर आपका टेस्ट पेपर आएगा, जिसमें मैं आपका एक्टिव पैसिव का टेस्ट लूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, हेलो स्टूडेंट। इसमें मैं लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट, और उसमें भी मैंने डिवीज़न मेथड यूज़ किया था, और डिवीज़न मेथड में मैं आपको डेसिमल वाले बताया था कि डेसिमल नंबर जब कभी आ जाए तो उसका हमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। 2 मेथड मैंने आपको बोले थे, एक तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड और एक रेशनल नंबर लॉन्ग डिवीज़न मेथड, और एक आपके सेकेंड रेशनल नंबर से कैसे करेंगे, जैसे पॉइंट रिमूव करके। जैसे कोई भी डेसिमल दे रखा होगा नंबर, उसको पॉइंट रिमूव करके फिर अपॉन में करके दोनों का रूट फाइंड करके बताया था मैंने आपको। तो उस टाइप से आपको दोनों टाइप से आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। जैसे कोई डेसिमल नंबर दे रखा हो, लॉन्ग डिवीज़न का तो बता दिया था मैंने आपको। जैसे एज ए एग्जाम्पल ले लिया आपने 625, ठीक है, 6.25, ठीक है। अब जैसे ये है आपके दे रखा है, अब इसमें इसका आपको क्या फाइंड करना है, रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड मैंने आपको बता दिया, रैशनल नंबर वाला बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट रिमूव करेंगे। क्या कर दिया हमने, पॉइंट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब पॉइंट रिमूव कर लिया हमने, तो क्या आएगा अपॉन में 100। अब इन दोनों का रूट फाइंड करना हमें। कल ही बताया था मैंने आपको कि अगर रैशनल नंबर में है तो दोनों का आपको उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी डिजिट दे रखे उन दोनों का आपको रूट फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखना, जैसे पॉइंट रिमूव किया, अपॉन में भी डिजिट आ गई। अब 625 अपॉन 100, तो यहाँ पर 625 का रूट फाइंड करेंगे। वो आप फैक्टर मेथड से कर सकते हो। अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज आप फैक्टर यूज़ करके करो, ठीक है। 625 का रूट क्या हो जाएगा, 25 और 100 ऑल्सो। अब इसका 100 का भी फाइंड करना। 100 किसका होता है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर 2.5, ठीक है। इस टाइप से आप उसको रेशनल नंबर मीन्स पॉइंट रिमूव करके भी आप उसको कन्वर्ट करके कर सकते हो। ये भी एक मेथड है अगर आपको पॉइंट वाला आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो। अदरवाइज मैंने आपको कल लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी यूज़ करवाया था,
वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड आपको दे रखे हैं। एक मैं आपको लॉन्ग डिवीज़न का मेथड और बता दूँ क्योंकि वो भी ईजी रहता है, वैसे शॉर्ट रहता है, बस आना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे इसे एग्जाम्पल का ही बता देती हूँ। जैसे आपको रूट फाइंड करना है 6.5, सिंगल वाला बता देती हूँ, 5536। ठीक है, 6.5536। इसमें क्या करोगे, सबसे फर्स्ट पेयर यूज़ करेंगे 6.5536। स्टार्टिंग पेयर बनाने आपको ज़रूरी है। ठीक है, पेयर बना दिया हमने। अब यहाँ पर देखना, कल मैंने आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट था वो बताया था, आज भी सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट वो बताया था, और अच्छे से बताया था कि आपको लॉन्ग डिवीज़न भी इजी लगे। अब 6 क्या हो जाएगा, फर्स्ट करो, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लेंगे, फर्स्ट 2 ही लेंगे ना, 2 का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ सबसे पहले इसको माइनस कर, पहले 2 का 2 लिख दिया। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है जो भी डिजिट ले रहे हो, फिर यहाँ लिख देना। ठीक है, फिर इंटू करके यहाँ क्या करोगे, 4 कर दोगे। ठीक है, 6 - 4 2। ठीक, यहाँ पॉइंट आपको लगाना नहीं है। अब यहाँ डायरेक्ट पॉइंट आ गया तो पॉइंट हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, पॉइंट इग्नोर नहीं करना है। ऐसे नहीं कि पॉइंट, जैसे आप डिवाइड में पॉइंट यहाँ थोड़ा लगाते हो, क्वोशंट में ही लगाते हो, वैसे हमारे ये भी क्वोशंट एक टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पर 55 एज इट इज़, पूरा एज इट इज़ पेयर आएगा, बताया था मैंने आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 2 प्लस करना है 4। ठीक है, अब यहाँ पर 255 दे रखा है, पूरा एक साथ आ जाएगा। इस 2 को भी लेना है ना। अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर यूज़ करना है कि पूरा मल्टीप्लाई करके या तो 255 से लेस देना है या 255 के इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर तो आपको लेना नहीं है, तो इसमें आप 1 चेक करो, 2 चेक करो, 3 चेक करो। तो हम ऐसे हम देखो 1 से चेक करोगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, 2 से करोगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, 84 आ जाएगा। 3 से करके देखो, अब यहाँ पर 4 तो एज इट इज़ लो गया, 4 तो एज इट इज़ लेना ही है। अब यहाँ पर नंबर हमें चेंज करना है, चेंज करते रहो। 3 3 9 और ये 129। जब तक इसके क्लोजेस नहीं आते थोड़े, तो उसके उतने तक आपको करना है। उसके बाद 4 से करो। अब इसमें ये भी आप थोड़ा गैस भी कर सकते हो और सोच सकते हो कि लास्ट में 5 आ रहे हैं, इसका मीन्स हम 5 से डायरेक्ट करके देखें, क्या पता आ भी जाए। तो 4 तो हमें ये ले लिया और हमने जैसे 5 से कर लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने 5 से यहाँ पर 255 ही दे रखा ना, हाँ, जैसे यहाँ पर मैंने 5 से कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 5 5 से 25 और 20 और 225। अब 225 आया, ये हमारे यहाँ पर 255 है, तो इसका मीन्स ये लेस देना। अब इसमें 6 से लूँगी तो 6 तो शायद तक ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 6 6 से 36 हो जाएगा, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो हम ये ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 5। तो एक बार हमने यहाँ पर ले लिया 5 टाइम, यहाँ पर लिख दो आप 5। ये भी आप साथ साथ में लिखते रहना, इग्नोर मत करना इस चीज़ को, वरना भूल जाओगे कि हमने क्या लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर 225 है हमारे। यस, अब यहाँ पर माइनस कर दो 0 3 30। ठीक है, अब यहाँ पर 30 आ गया और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 0 और 5। क्या किया हमने यहाँ पर, प्लस किया, 5 और 5 10 1 5। ठीक है, 50 हो गए। अब यहाँ पर 30 आ गया। अब नेक्स्ट पेयर क्या है हमारे, 36 का पेयर दे रखा है, 36। अब 36, अब ये पूरी डिजिट हो गई 3036। अब यहाँ पर देखो 5, यहाँ 50 आ गए। अब आपको ऐसा नंबर यूज़ करना है कि 50 के साथ ही लेना है, 50 लेना है यहाँ पर। अब 50 के साथ हम 1 यूज़ करें, 2 यूज़ करें। अब देखो लास्ट में 6 दे रखा है, तो क्या ले सकते हैं, 1 नहीं लेते हैं, क्योंकि लास्ट में ऐसे देख लो कि 1 का 1 करेंगे, इसके बाद तो 1 आ रहा है, हमें ऐसे सोच रहा है, यूँ नहीं कि हम कर दें। वैसे क्या है कि थोड़ा, अगर आप थोड़ा वैसे थोड़ा बहुत तो आ चुका है आपको, तो सोच सकते हो लास्ट में हमारे स्क्वायर में क्या आ सकता है। अब 2 है, उसका 4 है, तो एक बार उसको रहने दो। फिर 3 है तो 9 आ रहा है, इसको भी ड्रॉप करो। 4 है, अब 4 अगर 4 से 4 को मल्टीप्लाई करते तो 16, उसके लास्ट में 6 आ रही है, तो शायद 4 से हो सकता है। ठीक है, अब 5 में लास्ट 5 आ रहा है, तो ये नहीं, 6 भी ले सकते हो। अगर 4 से होता हो तो ठीक है, अदरवाइज 6 लो डायरेक्ट। ऐसे आप स्क्वायर सोच सकते हो। ठीक है,
तो अब इसमें देखना, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 4 ले लिया, ठीक है, 4 से करके देख लो, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 4 5 ज़ा 20। अब ये 2016 हो रहा है, और नियरेस्ट देख लो। अब हम यहाँ पर -6 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 6 3 और ये हो गया 30, आ गया ये 3036। तो इसका मीन्स परफेक्ट पूरा इक्वली आ रहा है, तो इक्वली लेंगे हम, तो 3036 और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 लिया हमने, तो ये 6, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करते हो ठीक, अदरवाइज यहीं छोड़ दो, ठीक है, यहीं आप ड्रॉप इसको कर सकते हो, बट ये चीज़ प्रोसेस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 100 करके लिखना है आपको, सो √6.55536 इक्वल्स टू आंसर क्या है 2.5। जैसे ही सॉल्व किया तो इसका साइन रिमूव हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इसको डेसिमल से यूज़ करना है, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट देखना अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, ये भी आपकी न्यू टॉपिक ही है, वैसे स्क्वायर रूट ही है, पर जैसे अप्रोक्सीमेट मीन्स क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे अब जैसे ये मैंने आपको बताया, ठीक है, अब इसका अप्रोक्सीमेट ये नहीं हुआ है कि इसमें ये क्या दे रखा है, इसका ये फुल लास्ट में 0 0 आ गया ना, तो ये क्या हो गया पूरा कि मतलब इस डिजिट का ये स्क्वायर रूट है, मतलब फुल ही है पूरा, जैसे 25 दे रखा है। अब 25 किसका होता है 5 का, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 पूरा है, ठीक है, और 25 का भी ये पूरा दे रखा फुल है। तो इस टाइप से अब आपके अप्रोक्सीमेट मीन्स पॉइंट में आता है कंटिन्यू, मतलब उसका आंसर 0 आए नहीं, तो वो हमें क्या करना है वो भी आप देख लो, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट जैसे, और उसमें भी ये दे रखा है जैसे √3 √2 √5, अब इनका पॉइंट में ही आता है, ठीक है। तो जैसे कैसे फाइंड करेंगे, 25 का तो 5 हो गया, 4 का 2 हो गया, तो वो एग्जैक्ट आ गया ना, उसमें कोई पॉइंट यूज़ हो ही नहीं रहा है। अब उसमें क्या जैसे √3 है तो हम उसको जैसे उसकी वैल्यू वैसे होती है, हमें लर्न भी है कि 1.732, ठीक है, आगे और भी होती है, पर हम क्या करते हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट या 2 डिजिट यूज़ करते हैं। तो वो कैसे अप्रोक्सीमेट डेसिमल स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो भी देख लेना। जैसे कोई नंबर आ जाता है तो उसका अप्रोक्सीमेट, जैसे क्वेश्चन आपके इस टाइप से आता है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट अप 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद आपको 3 प्लेसेस तक उसको फाइंड करना है, चाहे वो आगे सॉल्व मतलब 0 0 आ नहीं रहा तो भी आपको उसको सॉल्व करते रहना है, 3 प्लेसेस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है वो भी देख लो। इसे ये दे रखा है, ठीक है, एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ नॉर्मल। अब 2.56 दे रखा है। अब इसमें डेसिमल मतलब अब 2 प्लेसेस क्या होता है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होनी चाहिए, जैसे 1s और 10s, ठीक है। 2.56 2 प्लेसेस हो गए ना डेसिमल के बाद, जैसे कोई भी नंबर होगा उसके डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हो जाएगी, 5 और 6। अब इसके आगे वो लिख दिया तो ये कौन सी कितनी प्लेसेस हो गई 3 प्लेसेस। तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि आपके 2 प्लेसेस तक फाइंड करो या 3 प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करो अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फाइंड करना है। इसके लिए फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको एक नॉर्मल नंबर दे रखा है, अगर डेसिमल दे रखा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल नंबर दे रखा है 3, अब 3 का आपको क्या फाइंड करना है, अप टू 3 प्लेसेस फाइंड करनी है, वो भी स्क्वायर रूट की। क्या फाइंड करनी है, अप टू 3 प्लेसेस फाइंड करनी स्क्वायर रूट की। अब इसमें आप क्या करोगे, इसे अप टू इसे आपके क्वेश्चन दे रखा है √3। अब √3, अब इसमें आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक फाइंड करना है इसको √3, क्योंकि इसकी कोई एग्जैक्ट इसका तो दे नहीं रखा है, एग्जैक्ट इसका रूट तो दे नहीं रखा आपको। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 प्लेसेस तक फाइंड करेंगे। इसे कर दिया 3, अब यहाँ पर हमें 3 प्लेसेस, इसका मीन्स हमें यहाँ पर पॉइंट डेसिमल यूज़ करना है, कर दिया हमें डेसिमल यूज़ 3 प्लेसेस। अब स्क्वायर है तो डबल, तो 3 प्लेसेस इसका मीन्स हम कितने 0 यूज़ कर सकते हैं 6। 2 प्लेसेस यूज़ करनी हो तो हम कितने 0 यूज़ करेंगे 4। अगर 1 प्लेसेस करनी हो तो डेसिमल के बाद हम कितने 0 यूज़ करेंगे 2, ठीक है।
इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसमें प्लेसेस यूज़ कर लेंगे। अब देखो 3 प्लेसेस फाइंड करनी, लिख रखा है क्वेश्चन में कि 3 प्लेसेस हमें फाइंड करनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर 3 प्लेसेस, जैसे ये पूरी 1 प्लेस, ये 2nd प्लेस और ये 3rd प्लेस, तो ये पेयर बन गए, पेयर बना दो, अब ये पेयर बन गया, ठीक है। अब इसको आपको डिवीजन मेथड से यूज़ करना है, वही सबसे फर्स्ट पेयर, ये पेयर पहले बनाना है, ठीक है आपको। अब इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, 1 ही लेंगे, 2 तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो हम फर्स्ट हम क्या ले लेंगे, नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 हो गया, माइनस कर दो 2, डेसिमल यूज़ कर लिया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 0 एक साइड नीचे ब्रिंग डाउन होंगे, अब यहाँ पर 1 और 1 2, अब यहाँ पर आपको नंबर है, लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट कर दिया, अब क्या लोगे आप, नंबर 200 दे रखा है और 1 लोगे, ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हो कि आपके यहाँ पर आ जाए, तो देखो 200 है, तो 0 लोगे तो डायरेक्ट 0 0 आ जाएगा, 0 तो आप लो ही मत, कौन सा नंबर लोगे, 2 है, 1 से करोगे तो 21, ऐसे करते रहे आपको, 1 2 3 ऐसे, कोई नियरेस्ट नंबर लो, जैसे आपने ले लिया 6 ले लो एक बार, ठीक है। 2 6 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 36, और ये हो जाएगा 12 और 12 और 3 15, अभी 156 आ रहा है, और नियरेस्ट करो, चेक करके आपको करना है इसको, ये हो जाएगा आपके 49, और ये 7 2 14, 14 और 4 189, अब ये क्लोजेस्ट हो रहा है 189, 200, अगर हम 8 से करेंगे तो ज़्यादा हो सकता है, तो 189 ले लो एक बार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 टाइम ले लिया यहाँ पर, और यहाँ लिखोगे आप 7, ठीक है, यहीं पर 7 लिख दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ 189, ठीक है। अब यहाँ 189, इसको माइनस कर दो, 200 में 189 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। अब यहाँ पर ये पूरा एज इट इज पेयर आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, 7 7 14, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसमें देखना 34 हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर 1100 है, फिर से वही क्या लोगे आप, इसके नियरेस्ट ही लेना है, क्लोजेस्ट 34 है, कर दे, 2 से करके देख लो, 1 से करोगे तो वही आने वाला है, तो 2 से करके देखो, 2 से क्या, ये 34 तो लेना ही है आपको साथ में, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये नहीं लो डायरेक्ट करते रहो, तो 2 से ले लिया आपने 4 8, और ये हो जाएगा आपके 684, 3 से करके देखो, ये आपको इसे चेक करना है, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसे चेक करके 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, या फिर इसे डायरेक्ट क्लोजेस करके भी कर सकते हो कि डायरेक्ट 3 ले ले 4 ले ले, ठीक है। तो यहाँ पर 3 3 9 12 और 9, और ये 1029, और 4 से करके देखोगे तो 4 से ज़्यादा हो सकता है, 5 से करके, इसे देखना है आपको, ये नहीं कि डायरेक्ट कर दो। अब 3 टाइम ले लिया मैंने, 3 टाइम ले लिया 1029, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 3 से लिख दूँगी मैं 1029, यहाँ 3 लिख दिया, ये आपको पहले यहाँ लिखना है, उसके बाद सॉल्व करके यहाँ करके लिखना है, ऐसे नहीं कि यहाँ नहीं लिखो डायरेक्ट यहाँ लिख दो। अब इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपके 10 9 1, और यहाँ 9 में से 2 7, और यहाँ 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एज इट इज 7100, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर दो, 3 और 3 6 4, और ये हो जाएगा 3, क्लियर। अब यहाँ पर आप नंबर लो, क्या ले सकते हो, 7100 है, चेक करके देखो, डायरेक्ट आप करके देख लो, 346 है, ठीक है, ये नंबर तो ले लिया। अब इसको 1 से करके देखोगे तो 1 से नहीं, 2 से 3 से ऐसे करके देखना है, 2 से करके देख लो क्या आता है, 2 2 4 12, ये हो जाएगा 8 8 और 9, और ये 2 3
6 भी क्लोजेस्ट आ रहा है 6924 आ रहा है क्लोजेस्ट, तो 6924 अब इसको आप माइनस कर दो यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा 2 या माइनस यहाँ भी लिख दो आप 2 से किया है हमने, ठीक है। मेरे आगे स्पेस नहीं है, यहाँ कर लूँ मैं, यहाँ देख लेना। अब यहाँ पर इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है 10 में से 4, 6, 9 में से 2, 7, यहाँ हो गए आपके 10, 176 हो गया। अब ये लास्ट का 176 है। अब मैंने क्वेश्चन में आपको बोला था कि 3 प्लेसेस तक, मतलब डेसिमल अप टू 3 प्लेस है, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हमें फाइंड करनी है। तो वी सॉल्व हमने कर दिया ना फाइंड, ये 3 प्लेसेस। हमें और आगे करनी हो तो हम आगे और 0 लेके कर सकते थे, तो अब हमें यहाँ तक स्टॉप करना है। तो ये आपके रिमेनिंग रहेगा, बिकॉज ये तो कोई आपके फुल है ही नहीं, स्क्वायर रूट, तो ये आपके रिमेनिंग होता रहेगा। तो यहाँ तक ही आपको इसको एंड करना है, क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 प्लेसेस ही हमें फाइंड करनी है। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट ये सब बता दिया है मैंने, अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें पार्ट 9 के अंदर हम लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था इसकी साइलेंट फीचर्स पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। उसमें हमने 3 फीचर्स पढ़े थे, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया और सेपरेटिशन ऑफ पावर। अब नेक्स्ट 2 फीचर्स इसके बच जाते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, द फंडामेंटल राइट्स। तो आज हम जो कंटिन्यू करेंगे 4th पॉइंट से करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मीन्स होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी लोगों को वयस्क का मतलब जिनकी एज 18 ईयर्स या उससे अबव हो जाती है, उनको वोट देने का राइट्स मिल जाता है। देखो क्या दे रखा है, दिस इसेंशियली मीन्स 1 पर्सन 1 वोट। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि कोई भी इलेक्शन हो रहा है उसमें आपको एक व्यक्ति को एक ही वोट देना। आप तो कहो कि मेरे तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी फेवरेट है, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी फेवरेट है, मैं दोनों को वोट दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप दोनों में से किसी एक को ही वोट दे सकते हो, यानी कि एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ अबव ऑफ एज दे रखा है। कितनी ईयर्स एज होनी चाहिए आपकी? 18 ईयर्स अबव एज होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों को वोट देने का राइट्स मिल जाता है। हैव अ राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशनल और स्टेटस। अब इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। जिस पर्सन की, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, क्रीड का मतलब होता है पंथ, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, उसका सामाजिक स्तर कैसा भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो वोट दे सकता है। लेकिन एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स होनी चाहिए। 18 ईयर्स होने के बाद हमको राइट टू वोट देने का राइट्स मिल जाता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स कह सकते हैं इसको, जिसके थ्रू ही हम हमारी गवर्नमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आता है द फंडामेंटल राइट्स। अमोंग द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल इंडियन सिटीजन। क्या दे रखा है इसके बारे में मैंने शॉर्ट में पहले आपको बता रखा था कि फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविज़न है, जो अधिकार है सभी नागरिकों को। यहाँ पर भी क्या आता है? सभी नागरिक। इसमें भी किसी भी प्रकार का, ऊपर जो लिख रखा है सेम इसको आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। इसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, किसी भी बेस पर यहाँ पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। और सभी लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दे रखे हैं वो दिए गए हैं। ऑल इंडियन सिटीजन दे रखा है, सभी भारतीय नागरिकों, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। यहाँ पर भी ये बात आ गई। 6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटेड टू द सिटीजन। अब कितने फंडामेंटल राइट्स दे रखे, अगर आपसे पूछा जाए तो अंडरलाइन कर देना 6 फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर पहले जब हमारा देश बनता, पहले जो हमको राइट्स दिए गए थे वो हमारे पास 7 राइट्स थे, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी का जो राइट था, संपत्ति का जो राइट था, उसको हटा दिया गया है। अभी एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स
दे रखे हैं। However, these rights have certain legitimate restrictions which do not render them absolute. This restriction aim to balance the rights of the individual on one hand and the larger interest of the society and security of the country on the other. क्या दे रखा है? These rights have certain legitimate restrictions, यानी कि आपको rights दे रखे हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी है। ये मैंने आप लोग को समझाया भी था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको राइट्स दे रखे हैं तो साथ ही साथ हमको ड्यूटीज़ भी दे रखी है। अगर आप अपने राइट्स तो मानते हो कि हमको सरकार ने ये राइट्स दे रखा है, लेकिन साथ ही साथ हमारी भी जो ड्यूटी बनती है हमको उसको भी फॉलो करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई बच्चा है 6 से 14 ईयर्स का, उसको हमारी गवर्नमेंट ने राइट्स दे रखा है, ये निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ये राइट्स कहाँ से मिला? हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला हुआ है कि बच्चा पढ़ने जा सकता है, उसकी कोई फ़ी भी नहीं लगेगी, निःशुल्क पढ़ेगा। लेकिन ये ड्यूटी किसकी बनती है? गार्जियंस की, पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। यानी कि कुछ प्रतिबंध लगा रखे, आपको राइट्स दे रखे लेकिन उनको कैसे फॉलो करना है ये भी उसमें बता रखा है। दिस रिस्ट्रिक्शन एम टू बैलेंस, ये किसके लिए रिस्ट्रिक्शन, ये प्रतिबंध किसके लिए लगा रखा है? ताकि उनमें बैलेंस बना रखे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने राइट्स को बोलते हैं ना, जैसे हमको माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो कहीं पर भी कुछ भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर भी किसी को कुछ भी बोल दो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप ये कहोगे मुझे तो बोलने का अधिकार दे रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं तो बोलूँगा, लेकिन कहाँ पर क्या कैसे बोलना है ये भी आपको सोचना चाहिए। यानी कि उसके ऊपर कुछ हो सकता है कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हो, यानी कि किस लिए दे रखा है? बैलेंस बनाने के लिए, ताकि राइट्स और ड्यूटीज़ का जो बैलेंस है वो गड़बड़ाए नहीं और एकदम व्यवस्थित चले। This restriction aim to balance the rights of individual on one hand and other larger interest of society and security of the country। और कह सकते हैं किसके लिए? हमारे समाज में जो भी कह सकते उनकी सिक्योरिटी के लिए, अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं इसके लिए भी कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। The fundamental rights enshrined in the Constitution of India are briefly discussed below। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट आता है राइट टू इक्वलिटी। मैंने पहले आपको, अब इस लेसन के अंदर जो आपका नया चैप्टर आ गया, इसमें आगे आपके आर्टिकल्स नहीं दे रखे हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर ही आते हैं। आर्टिकल 14 to 18 ये इसमें शो नहीं कर रखा है, तो आपके पास पुरानी बुक्स हो तो उसमें आप इनके आगे शो कर देना कि ये आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18, फिर 19 से 21 जो भी कंटिन्यू चलता है उसको आगे आप मेंशन कर देना। फर्स्ट आता है राइट टू इक्वलिटी, और ये सारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही हूँ ये आपको नोट्स में भी लिखना है, एज लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ऐसा नहीं आएगा कि आपको एक ही राइट के बारे में लिखना है। आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स, राइट एनी 2 राइट्स, अगर आपको सारे लर्न होंगे तो आप कोई पर्टिकुलर लिख सकते हो, या फिर एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ इक्वलिटी, तो आपको इक्वलिटी का ही मेंशन करना होगा। किसी एक के बारे में पूछा जाए तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपको सारे के सारे राइट्स लर्न करने हैं। बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं लास्ट ईयर से, तो आप इसको इजीली अभी लर्न भी कर सकते हो, और ये आपको पूरा नोट्स के रूप में लिखना है। ये आपका रिटर्न वर्क है, 6 फंडामेंटल राइट्स, ऊपर जो 5 पॉइंट्स आए थे साइलेंट फीचर्स डाल के पॉइंट टू पॉइंट इनका आंसर नोट्स के रूप में लिखोगे, जिससे आपका अब जैसे ये दे रखा है एडल्ट फ्रेंचाइज, तो इसमें आपको शो करना है क्या करो, एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि इससे आपका क्लियर हो जाएगा। साथ में लिख देना ब्रैकेट में 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि देख के आपको पता चल जाए कि इसमें हमको क्या करना है। फर्स्ट राइट्स पढ़ते हैं, राइट्स टू इक्वलिटी। इक्वलिटी का मीन्स होता है समानता का अधिकार। अब कौन कौन सी समानता दे रखी है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी समानता किसके आगे दे रखी? कानून ने हमको सबको समान मान रखा है, कानून के आगे समानता। इट मीन्स ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। क्या दे रखा है? इसका मतलब सभी पर्सन किसके सामने बराबर है? इक्वल है, कानून के सामने सभी बराबर। कहते हैं ना, आप लोगों ने बहुत सारे पिक्चर्स में भी सुना होगा कि कानून के सामने किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कि कोई अमीर है कि गरीब है, कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इट मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लोग, कानून के सामने सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से बेसिस पर? धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर,
और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वही जेंडर, क्रीड, एजुकेशनल, इन किसी भी बेस के आधार पर किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, सभी लोग सभी पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकते हैं। ऑल सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, सभी लोगों को रोजगार का अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। फर्स्ट क्या था? राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार। सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दे रखा? फर्स्ट समानता का अधिकार, सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर 7 सब पॉइंट्स और आते हैं कि आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है। फर्स्ट दे रखा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, मैंने अभी बताया आपको भाषण देने का और एक्सप्रेशन अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है, ये आपको स्वतंत्रता दे रखी है। नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू असेंबली पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं पर भी सभा आयोजित कर सकते हो बिना किसी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आप कहीं पर भी शांतिपूर्वक सभा आयोजित कर सकते हो। फ्रीडम टू फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप कोई भी एसोसिएशंस बना सकते हो, कोई भी संघ बना सकते हो, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप मूव कर सकते हो। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप देश के किसी भी पार्ट में, इतने दिन हम लोग जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ के लिए एक नया आर्टिकल लगता था 370, लेकिन हमारे जो भी के प्रेजेंट के पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने 370 की जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर कर दिया। अब जम्मू कश्मीर भी इंडिया का पार्ट बन गया है। तो अब आप क्या दे रखे हो, इसमें क्या दे रखा है? रिसाइड टू एनी पार्ट ऑफ कंट्री, वरना पहले क्या लिखा आता था? जम्मू कश्मीर को छोड़कर आप देश के किसी भी पार्ट में रह सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर कंट्री के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हो। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, उसके अलावा आप किसी भी प्रकार का बिजनेस या व्यवसाय करना चाहते हो तो आपको स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट 4 पॉइंट और अपने बचते हैं, इसको हम कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के जो 2 पढ़े वो बहुत ईजी थे, इनको साथ ही साथ आप लोग लर्न भी कर लेना और जितना मैंने पढ़ा दिया उतने तो नोट्स आप बना ही लेना, ताकि आपके ऊपर भी बर्डन नहीं होगा और इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो जो पढ़ रहे थे उसका पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे। 4 तक मैंने एक टेबल पढ़ाई थी और टेबल के बाद कुछ डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया था। टेबल में साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज और उनके ईयर्स कुछ देखे थे, ठीक है। मैंने बताया था आपको नोट्स में लिखना उस चीज़ को। पार्ट 5 कंटिन्यू करूँगी। मैंने उसमें कुछ डायग्राम्स मैंने आपको दिखा दिए थे, ये सारे जो है वो फंजाई के, उससे ऊपर बैक्टीरिया के थे। अब नीचे जो आते हैं वो कैटेगरी है प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ जो होते हैं इनमें से ये सारे जो है वो यूनिसेल्युलर है। अमीबा यूनिसेल्युलर यानी मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, एक सेल से बना होता है अमीबा, जिसका कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी में WBC होती है, वाइट ब्लड सेल, वो अमीबा की तरह काम करती है। मतलब ये कि कभी भी अपना शेप चेंज कर सकती है। अमीबा के बारे में आपको इतना पता होगा, फिर भी बता देती हूँ। अमीबा को जहाँ फूड दिखता है वो अपना स्ट्रक्चर वहाँ पे ऐसे कॉइल मुड़ा देता है। मतलब अगर उसने यहाँ फूड देखा है, देखा मीन्स फील किया है कि यहाँ पे फूड है, उसकी कोई आई नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही उसको लगता है कि यहाँ पे मेरा फूड पार्टिकल रखा हुआ है, फूड पार्टिकल या इससे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पास आता है, तो ये अपने अंदर ऐसी कैविटी बना देता है जिसको हम बाद में बोलते थे स्यूडोपोड्स। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 6-7 में, इसको बोलते हैं स्यूडोपोड। तो ये जो स्यूडोपोड्स होते हैं इसकी हेल्प से ये अपने खाने को अंदर पहले कैविटी बनाएगा, कैविटी बनाने के बाद फूड को अंदर ले लेगा। जस्ट लाइक सेम दैट हमारी बॉडी में WBC यानी वाइट ब्लड सेल ऐसा करती है। तो वो क्यों करती है? जब भी हमारी बॉडी में कोई बाहर से बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो उन चीज़ों को वो WBC अपने अंदर कैप्चर कर लेती है या अंदर कैविटी बना के ले लेती है और फिर उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को अपने अंदर ले लेना और खुद को भी नष्ट कर देना और वो जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देना, वो कहलाता है फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा भी सेम वैसे ही करता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर हो गया अमीबा। इसको अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस है ना, ये जो चारों हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो आते हैं प्रोटोजोआ में। ऊपर हमने जो शायद 3 से 5 कुछ फंगस देखी थी, वो सब क्या किस कैटेगरी में आती है? फंजाई। बैक्टीरिया देखा, फिर फंजाई देखा, अब देख रहे हैं हम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में अमीबा है, इसको तो आप जानते हो। पैरामीशियम जो इसके जैसा ही होता है, यूनिसेलुलर होता है, इसका शेप ऐसा होता है। पैरामीशियम के बाद यूग्लिना, ये चीज़
और फिर है ट्रिपेनोसोमा। ये इसके क्या है, स्ट्रक्चर है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में उठा के देखो आप तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट टर्न पेज करते हैं हम। यहाँ पे जिसका दे रखा है टाइप्स ऑफ एल्गी, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने देख लिया बैक्टीरिया, उसके बाद हमने क्या देखा, फंगस, और उसके बाद हम ने देखा फंजाई। अब क्या देख रहे हैं हम, प्रोटोजोआ के बाद में हम ले रहे हैं एल्गी। एल्गी जो होती है ग्रीन कलर की शैवाल एल्गी काई, उसके बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिलियंस। यहाँ पे जो एल्गी दे रखी है वो कुछ डायग्राम है। क्लेमाइडोमोनास कुछ ऐसे दिखती है जिसमें ये दो स्ट्रक्चर जो होते हैं 1 और 2, ये दो स्ट्रक्चर माउथ पार्ट पे होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैजिला, FLAGELLA। ये फ्लैजिला है, ये वाले, ये इसका सेल बॉडी है, इसके अंदर ये जो है वो है न्यूक्लियस, बाकी के अंदर भरा हुआ है वैक्यूल जिसके अंदर है साइटोप्लाज्म यानी सेल लिक्विड। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्लेमाइडोमोनास। फिर ये क्या चीज़ है, तो ये वॉल्वॉक्स है जो हमेशा कॉलोनीज में रहता है। उसके बाद है स्पाइरोगायरा जो स्पाइरल शेप में होता है। स्पाइरोगायरा, स्पाइरो के नाम से ही क्लियर हो जाता है, स्पाइरल शेप में जो होता है, स्पाइरल बाइंडिंग जैसे होती है ना बुक्स के चारों तरफ, सेम उसकी जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये किस में आता है, एल्गी में, इसका नाम है स्पाइरोगायरा। आपको जितने नाम यहाँ पे जितने पिक्चर के साथ दे रखे हैं उतने तो आपको याद करने ही है। नॉस्टॉक जिसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, ये भी कॉलोनी में रहता है। आपको बता दूं नॉस्टॉक जो होता है वो पल्सेस वाले डाल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होता है, पल्सेस वाले प्लांट्स की जड़ों में होता है नॉस्टॉक, एनाबिना और राइजोबियम। ये बैक्टीरियाज होते हैं जो N2 फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी सॉइल की या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट को देते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, देखा था, मैंने बताया था आपको। तो वो चीज़ जो है वो नॉस्टॉक का काम क्या है, N2 फिक्सेशन। मतलब ये हमारे लिए क्या हो गया, अच्छा हो गया, बेनिफिट हो गया, हमारे प्लांट के लिए अच्छी चीज़ हो गई, इसलिए आपको बता रही हूँ। नॉस्टॉक जो होता है, जैसे मैंने बताया था पेनिसिलियम नाम की फंजाई से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक मिलती है। तो नॉस्टॉक का यूज़ किया है, तो नॉस्टॉक चीज़ से जो होता है वो होता है कि नॉस्टॉक से हमें N2 फिक्सेशन में प्लांट को हेल्प मिल जाती है। N2 मीन्स नाइट्रोजन। अब है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया नाम की भी एल्गी होती है, इसका स्ट्रक्चर भी, ये सब स्ट्रक्चर कौन से, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप में देखने पर ये ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो दे रखा है ऑसिलेटोरिया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसके बाद फ्यूकस और सार्गेसम एक और होता है। फ्यूकस जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब ये माइक्रोस्कोप में ये वाली एल्गी ऐसी दिखती है, ठीक है। यहाँ कुछ यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टी सेलुलर भी साथ में दे रखी है। तो ये सारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ एल्गी। आपको इन सबके डायग्राम और इनके नेम नोटबुक में या नोट्स में लिखने भी हैं, एज वेल एज लर्न भी करने हैं। यही आपका होमवर्क है। नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, रोज का होमवर्क रहेगा ताकि आपको लर्न रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट वायरसेस। वायरसेस क्या है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस, वैक्सीनिया वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस और HIV वायरस, ठीक है। HIV वायरस का और अच्छे से डायग्राम आपको इसी बुक में 8th की क्लास में ही हमारे आगे एड्स का एक लेसन आएगा जिसमें HIV का और क्लियर डायग्राम दिखेगा, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसके साथ बैक्टीरिया भी रहता है, और बाकी वैक्सीनिया वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा कॉमनली जो हमें कोल्ड एंड फ्लू फैलाता है ना, वायरस तो पता ही है आपको, वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना। जैसे अभी जो आया है कोरोना वायरस, उसका भी इसी टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता होगा। अब नेक्स्ट जब भी आप आगे की क्लासेस में जाओगे, हो सकता है आपको कोरोना वायरस के बारे में पढ़ने को मिले, ठीक है। जैसे जैसे स्टडी होती जाती है उन चीज़ को बुक में ऐड किया जाता है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, ये सब कहाँ रहते हैं, ये सवाल आता है ना दिमाग में कि इन सबको तो पढ़ रहे हैं हम। बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, एल्गी होता है, प्रोटोजोआ होता है और वायरस भी होता है। अब ये पूछ रहे हैं बुक में, आपके दिमाग में क्योंकि क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, में भी मतलब ये कि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने हुए हैं, तो कुछ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर, यानी कि ये सब जो है वो प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हमें पता है। सच एज एल्गी एंड फंजाई, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, हर टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, रेंज बता रहा है ये कि आप शुरू से ले लो आइस कोल्ड एरिया जो बहुत ही ज़्यादा डाउन टेम्परेचर पे होता है,
जहाँ का सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो कोल्डेस्ट पार्ट से हॉटेस्ट पार्ट, सारी जगह पे कोई ना कोई एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस सबके सब वहाँ पर ग्रो करते हैं। हार्शली लैंड, सब जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। थोड़े टाइम में पहले न्यूज़ आती थी ना कि हाँ भले फॉरेन में फैल रहा है पर हमारे यहाँ तो कोरोना नहीं फैल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। पर देख लिया, फैल गया। मतलब ये नहीं बोला जा सकता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है। हाँ, हर एक वायरस का एक टेम्परेचर होता है कि वो इतने टेम्परेचर पर सर्वाइव करेगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर वो किल हो जाएगा या डीएक्टिव हो जाएगा। पहली बात तो वायरस कभी मरता नहीं है, वो डीएक्टिव हो जाता है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलने लगती है वो ग्रो अप करने लगता है और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन यानी आज 1 है तो कल 2 हो जाएंगे, 2 से 4, 4 से डायरेक्ट 8 और 16 हो जाएंगे। तो वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि वायरस सिर्फ एयर में, वायरस अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद भी ग्रो कर सकते हैं, एज वेल एज एनिमल्स की बॉडी में। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किसी की बॉडी पर ग्रो करते हैं, तो कुछ होते हैं जो एयर में फ्रीली घूमते रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ सी। इवन बॉटम ऑफ सी यानी सी के बॉटम में भी आपको वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो सड़ी गली चीज़ें होती है, खराब हो जाती है, डेड हो जाता है, डिकेइंग मैटर होता है, उसके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द release of minerals to the soil after the death of living organism by decomposing them. Microorganisms like amoeba can live alone, while others like bacteria and fungi may live in colonies. कुछ एल्गीज होती है जो अकेले ग्रो कर लेती है, बट फंजाइज और बैक्टीरियाज जो होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, वाइल अदर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होते हैं वो सिर्फ कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज मीन्स बड़े ग्रुप में रहते हैं। एल्गी जो होती है वो कभी कभी एल्गी भी ग्रुप में ही लगती है, बट ऑलमोस्ट बैक्टीरिया और ऑलमोस्ट फंजाई जो होती है वो कॉलोनीज बना के रहती है। कॉलोनीज बना के रहती है मतलब जब भी आपने देखा होगा चपाती पे लगने वाली जो ब्रेड मोल्ड होती है या ब्रेड पे लगने वाली जो मोल्ड होती है फंजाई, वो पाउडर में होती है, पाउडर फॉर्म में, और पाउडरी सब्सटेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेता है। तो वो ग्रुप या कॉलोनीज जिसको बोल सकते हैं, कॉलोनीज यानी ग्रुपिंग में। Some microorganisms live as parasite either outside or inside the body of other organism। यानी कि हाँ, पैरासाइट वर्ड है। पैरासाइट आपको 7th में कैटेगरी में पढ़ाया था, लेसन नंबर 2 में वहाँ था ना। ये था सबसे पहले सेप्रोफिटिक था, फिर पैरासाइट था जिसमें पढ़ा था टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट, याद आया होगा। वो जो पैरासाइट की कैटेगरी हमने पढ़ी थी वो प्लांट की थी। टोटल पैरासाइट में था एग्जाम्पल अमरबेल, और पार्शियल में था मिसल्टो। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। मैं बार बार इसलिए रिवाइज करती हूँ कि ताकि आपको वो चीज़ भी याद रहे। ऐसा नहीं कि 7th पढ़ के पास हो गए तो हम इस चीज़ को भूल जाए, क्योंकि बार बार आती रहेगी हर चीज़ क्लास में आके। तो पैरासाइट का मतलब है परजीवी, यानी दूसरों के ऊपर रहने वाला, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के अपर साइड यानी ऊपर सरफेस पर हो। पैरासाइट आइदर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। ये पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर और बाहर, इनसाइड आउटसाइड दोनों जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं। द नोज, थ्रॉट यानी ये पार्ट, नेक वाला पार्ट अंदर से है ना, गले वाला पार्ट, गला। माउथ, नोज, थ्रॉट, माउथ एंड इंटेस्टाइन यानी आंत, हमारे पेट में जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल करती है। ऑफ मैनी एनिमल्स, इनके पार्ट्स में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन ह्यूमन बींग्स, हमारी भी बात हो रही है, इवन ह्यूमन बींग्स आर इनहेबिटेड बाय नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउएवर कॉजेज डिजीज। मतलब ये कि ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिजीज फैलाते हैं, हमारे नोज से, गले से, लंग्स से, और हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, इंटेस्टाइन से। आगे की क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्लास्टिक के गुणों के बारे में पढ़ा था।
कि प्लास्टिक के कौन कौन से गुण होते हैं। आज हम प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। आपने प्लास्टिक का बहुत सारा उपयोग किया है, क्या यह लाभदायक है या हानिकारक है? हम देखते हैं आजकल हम प्लास्टिक का उपयोग अत्यधिक कर रहे हैं। बाज़ार में जाते हैं, हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन थैलियों से लपेटी हुई बहुत सारी वस्तुएं मिलती है ना। इसका एक कारण है कि हमारे घर में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे प्लास्टिक का उपयोग हम घर में कर ही रहे हैं। बाज़ार से कुछ भी सामान ला रहे हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में ला रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लास्टिक का बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। फिर इनको क्या करते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अब इनका निस्तारण, इनका निपटान, ऐसे कचरे का निपटान कैसे होता है? तो देखो, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जिनको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, जिसको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है उसको हम जैव निम्नीकरण कहते हैं। आप अपनी नोटबुक के अंदर भी यह नोट कर लेना। और वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उनको हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। ठीक है ना। जैव निम्नीकरण जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव अनिम्नीकरण जो जीवाणु द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होता है। ये दोनों ही परिभाषाएं आप याद भी करना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी करना है। देखो, हम बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब किन किन वस्तुओं का अपघटन जल्दी हो जाता है, ये आपके सामने एक सारणी दे रखी है। इस सारणी से हम पता लगा सकते हैं। जैसे सब्जी और फलों के छिलके, आपके घर में किचन के अंदर यही एक अपशिष्ट रहता है, कचरा होता है, जो इसको कूड़ेदान में डाल देते हैं। जैसे सब्जी है, छील दिए, अब क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। यानी कि सब्जी और फलों के छिलके से बचा हुआ भोजन जो होता है उनका अपघटन यानी कि कितना समय लगता है, 1 से 2 सप्ताह में। यानी कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो धीरे धीरे अपघटन हो जाता है। एक प्रकार से ये खाद कहलाता है ना। तो ये क्या कहलाएगा, जैव निम्नीकरण, जीवाणु द्वारा अपघटित कर दिया गया इनको। कागज को नष्ट होने के लिए 10 से 30 दिन लगते हैं, यानी कि 1 महीने के अंदर कागज नष्ट हो जाता है। यानी कि ये जैव निम्नीकरण कहते हैं। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने, है ना, क्या कहलाएगा, जैव निम्नीकरण। ये भी जीवाणु द्वारा अपघटित हो सकता है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष, जैव निम्नीकरण कहलाता है। अब आगे देखो आप, ऊनी वस्त्र 1 वर्ष है, ये भी जैव निम्नीकरण, यानी कि 1 वर्ष के अंदर जीवाणु द्वारा अपघटित हो सकता है। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे, इनको अपघटन होने में 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं। 100 से 500 वर्ष इनका जीवाणु अपघटन नहीं कर सकता। ये जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ जिनका उपयोग हम रोज करते हैं, डेली करते हैं, हर कार्य के अंदर, बाजार में कुछ ला रहे हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में, अब उनको नष्ट होने यानी कि उनका अपघटन होने में कितना समय लग रहा है, कई वर्ष लग रहे हैं। क्या कहलाएगा, जैव अनिम्नीकरण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक का उपयोग हम करते हैं, ये इनको अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। यह पर्यावरण का हितैषी नहीं है, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो यह पर्यावरण का प्रदूषण का कारण भी बनता है। प्लास्टिक जो होता है पर्यावरण का हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लगता है। अगर इस संश्लेषित रेशों को अगर जलाते हैं तो वह लंबा समय लेता है और इस प्रक्रम में भारी मात्रा में विषैली धूम्र उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करती है। यानी कि इनसे जो निकलने वाली जो गैसें हैं वह पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो यथासंभव हम प्लास्टिक के उपयोग से बचें। हमें प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। कपास या जूट के बने थैलों का
उपयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को हम अलग अलग इकट्ठा करें, ठीक है ना। अभी देखो इनका अलग निस्तारण भी कर सकते, इससे घरों पर व्यवहार में लाइए, यानी कि इनके तरीके अपनाइए। हमें प्लास्टिक का उपयोग कुल मिला के नहीं करना चाहिए। आगे देखो, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तो उसको वापस उपयोग, है ना, रिसाइकिल करके उसका उपयोग हमें वापस करना चाहिए। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक दो प्रकार के, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक जो है उनका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं। और जिन वस्तु का पुनः चक्रण किया जा सकता है उसका भी हम सूची बना लेंगे कि कौन कौन से वस्तु का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। अब आगे देखो, हम जो भी प्लास्टिक का उपयोग कैसे करेंगे, हम एक अच्छे नागरिक के लिए हमें कोई सिद्धांत 5R सिद्धांत याद रखना कि 5R सिद्धांत, 5R सिद्धांत क्या है। देखो, उपयोग कम करना, पहला क्या है, उपयोग कम करना। दूसरा, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना और उपयोग ना करना। ये 5R सिद्धांत हम कल फिर पढ़ेंगे। आज मैं इस लेसन को यहाँ पर एंड करता हूँ। आप लोग 5R सिद्धांत क्या है वह घर पर आप एक बार रीडिंग कर लेना और कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे।